पूरे कंसेप्ट में 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी प्लेसेस रिगार्डिंग एनर्जी वेव्स, ऊर्जा तरंगों से संबंध वो क्षेत्र हैं, और 2 क्षेत्र हैं, 2 पॉइंट हैं, 2 स्थल हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला, जहां से एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा सरफेस पे सबसे पहले जहां पहुंचती है। यहां से ये दोनों घटनाएं 2 रूपों में जानी जाती हैं। जहां से जनरेशन होता है, ओरिजिनेशन होता है एनर्जी वेव्स का, उस घटना को हम फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, यानी भूकंप मूल उसे हम कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना है कि भूकंप मूल या ये जो हाइपोसेंटर होगा, ये सरफेस से नीचे ही होगा अनिवार्य रूप से, और जो भी निचला कोई भी भाग हो तो सरफेस से नीचे इसकी गहराई कुछ भी हो सकती है। सबसे ज्यादा इसकी जो स्थिति होती है हाइपोसेंटर की या फोकस की, ये लिथोस्फीयर में होती है। लेकिन विशेषकर प्लेटों का जो ट्रांजिशन जोन होता है, विशेषकर जो प्लेटों के जो मार्जिन होते हैं, सीमांत होते हैं और विनाशात्मक सीमांत होते हैं, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स कहते हैं या जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स कहते हैं, तो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स के सहारे इसकी सॉलिडिटी, मैंने चर्चा किया भी था, जो प्लेट की सॉलिडिटी है, यानी जो इसके अंदर कन्वर्ज करने वाली है, उसकी सॉलिडिटी है, वो काफी गहराई तक मेंटेन रहती है। तो इसके कारण वहां पर ये फोकस उन स्थलों पर काफी गहराई तक भी हो सकते हैं। लेकिन जो डाइवर्जन प्लेट होता है, प्लेट मार्जिन्स होता है, जहां पर जिसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के नाम से भी जानते हैं, वहां पर जो सॉलिडिटी होती है वो काफी ऊपर होती है। तो इसी के कारण ये जो फोकस है या हाइपोसेंटर है, इस हाइपोसेंटर की या फोकस की स्थिति अगर प्लेटों के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो वहां पर ये काफी गहराई तक हो सकती है, उन क्षेत्रों में जहां पर प्लेटों का सबडक्शन हो रहा है, यानी जो सबडक्टिंग प्लेट है वहां पर नीचे काफी गहराई तक भी हो सकती है। लेकिन जहां पर जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स है, जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स के सहारे नीचे से मैग्मा ऊपर आकर सॉलिडिफाई होता है, तो वहां पर ये हाइपोसेंटर या ये जो फोकस है ये काफी ऊपर भी हो सकता है। इसी तरह से एक और प्लेट मार्जिन्स हम लोग जानते थे, और उस प्लेट मार्जिन्स की चर्चा मैंने आपसे की थी, जहां पर जिसे हम कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स कहते हैं, संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं, जहां एक दूसरे के अगल बगल, यानी ये जो 2 प्लेटें हैं ये स्लाइड कर जाती हैं। न तो यहां पर प्लेटों का निर्माण होता है और न ही प्लेटों का विनाश होता है, और इसके कारण यहां पर भी ये टेंशन क्रिएट होता है। यहां पर भी प्लेटों के इस एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होने से या एक ही दिशा में अलग अलग रेट ऑफ मूवमेंट के कारण यहां पर टेंशन क्रिएट होता है, और इस टेंशन के कारण इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो भी रॉक्स थी उस पर इन टेंशन के कारण एक इलास्टिसिटी जो बनी रहती है, उस सीमा तक तो ये अपने आप उसको टॉलरेट करता है। लेकिन जैसे ही प्लेटों के मूवमेंट्स के कारण उस इलास्टिसिटी लिमिट से एक्सीड करती है वो फोर्स, तो यहां पर भी इसमें फ्रैक्चर आ जाता है, और इस फ्रैक्चर के कारण यहां पर भी फोकस का निर्माण होता है, यानी यहां पर भी एक हाइपोसेंटर बनता है जहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो जो फोकस है, एनर्जी रिलीज होने का जो मूल स्थान है, इनमें हमने देखा कि तीनों ही प्रकार के प्लेटों के जंक्शन से संबंधित या तीनों ही प्रकार की प्लेटों के जो ट्रांजिशन है, जहां पर 2 प्लेटें कम से कम मिलती हैं, भले ही वो एक दूसरे के करीब आ रही हों या एक दूसरे से दूर जा रही हों या एक दूसरे के सापेक्ष स्लाइड कर रही हों, इन तीनों प्लेटों से संबंधित फोकस क्रिएट होता है। अंतर ये हुआ कि जहां पर प्लेटों का कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है, वहां पर प्लेटों की सॉलिडिटी काफी गहराई तक मेंटेन रहने के कारण फोकस काफी गहराई तक बन सकता है। लेकिन जो 2 प्रकार की प्लेट मार्जिन्स हो गए, जिसमें हम लोग इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के रूप में जानते हैं या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स के रूप में जानते हैं, ये वाला, और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन जिसको हम संरक्षित प्लेट सीमांत के नाम से जानते हैं, यहां पर जो फोकस होगा ये ज्यादा गहरा नहीं होगा, लेकिन फोकस निर्माण होगा, एनर्जी क्रिएट होगी, तो भूकंप से संबंधित घटना यहां पर भी ओरिजिनेट होगी, यानी भूकंपीय घटनाएं यहां पर होंगी। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं,
तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल का हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। इसी के बाद जो दूसरा टर्म मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो टर्म है एपी सेंटर, यानी हाइपो सेंटर के बाद एपी सेंटर। एपी सेंटर वह स्थान होता है जो सरफेस पर मौजूद होता है। सरफेस मीन्स जो लैंड सरफेस है, उस लैंड सरफेस पे ये ऊपर मौजूद होता है, जबकि हाइपो सेंटर नीचे मौजूद होता है। एपी सेंटर और हाइपो सेंटर के बीच इस प्रकार का संबंध होता है कि जैसे ही एनर्जी वेव्स यहां से रेडिएट होती हैं, बाहर की तरफ गतिशील होती हैं हाइपो सेंटर से या फोकस से, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला जो क्षेत्र होता है, पॉइंट होता है, वही होता है एपी सेंटर। अगर हम इसको मॉडल के सहारे आप देखें तो इस मॉडल में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें तो जैसे ही जो कंसेंट्रिक जोन्स के रूप में ये रेडिएटिव जो स्फीयर बनते जा रहा है एनर्जी वेव्स के ट्रांसमिशन के कारण, तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस होता है हाइपो सेंटर और एपी सेंटर के बीच। और दूसरी आप इसमें विशेषता देख रहे होंगे कि यहां मिनिमम डिस्टेंस के साथ साथ सीधे वर्टिकल उसकी जो पोजीशन होती है एपी सेंटर की, तो हाइपो सेंटर से एपी सेंटर बिल्कुल वर्टिकल पॉइंटेड होता है, सीधे ऊर्ध्वाधर रूप में उसकी स्थिति होती है। तो दो विशेषता हो गई, एक तो वो सरफेस पे होगा, सतह पे होगा, और दूसरा ये वर्टिकली यानी बिल्कुल ये ऊर्ध्वाधर रूप में यहां स्थित होगा। चूंकि न्यूनतम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, तो इसके कारण यहां से जो भी एनर्जी वेव्स पहुंचेगी तो एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचेगी। और सबसे पहले पहुंचने के साथ साथ एक विशेषता और भी होगी, जिस तरह से आप बल्ब जला लीजिए, हीटर जला लीजिए, तो जितना आप करीब होंगे उतना ही करीब होने पर आपको उस ऊष्मा का एहसास अधिक होगा, क्योंकि हीट की जो इंटेंसिटी होगी अधिक होगी। लेकिन अगर आप दूर होते जाएंगे तो दूर होने के कारण क्या होगा, दूर होने के कारण उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बिल्कुल वही फॉर्मूला यहां भी लागू होगा। हाइपो सेंटर से रिलीज होने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी की जो इंटेंसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो इसकी इंटेंसिटी है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां होगी, तो ये एपी सेंटर पर होगी। यानी नियरनेस पॉइंट होगा ये, इसके कारण यहां पर मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा और इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और इसी के कारण जो भी इंपैक्ट होने वाला है, प्रभाव होने वाला है, तो संबंधित प्रभाव भी यहां पर सबसे अधिक होता है। तो ये दो इसकी स्थितियों को आपने जान लिया। जब भी अगर हम देखें कि इस फोकस की जो पोजीशन है उस लिथोस्फीयर में किस घटना से संबंधित है, तो मैंने आपको बताया कि कभी भी ये घटना जब ओरिजिनेट होती है तो रॉक्स के ब्रेकिंग के साथ होती है, शैलों के टूटने के साथ होती है, उनके डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है। और जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो चूंकि सॉलिड्स हैं तो उसमें उस डिस्प्लेसमेंट में एक फॉल्ट जोन बनेगा ही, और इस फॉल्ट जोन पर ही, यानी इसी फॉल्ट जोन से संबंधित जो लाइन होगी, फॉल्ट लाइन होगी, उसी फॉल्ट लाइन पर ही फोकस की या जो भूकंप मूल है या जिसको हम हाइपोसेंटर कह रहे हैं, तो उस हाइपोसेंटर की सिचुएशन होती है। तो इस तरह से फोकस और एपिसेंटर या हाइपोसेंटर और एपिसेंटर के रूप में आपने इसको जाना कि ये इससे संबंधित, इस कंसेप्ट से संबंधित ये सबसे प्रमुख स्थल हुए। अब अगली अगर हम बात करें तो हम कैरेक्टर की बात करते हैं। जब हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो कैरेक्टर में क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, तो जो फोकस हुआ वहां से रिलीज होने वाली या ओरिजिनेट होने वाली और ओरिजिनेशन के बाद जब रिलीज होने वाली, रेडिएट होने वाली जो एनर्जी वेव्स हैं, उस एनर्जी वेव्स का ट्रांसमिशन होता है जब रॉक सिस्टम से होते हुए, तो उसके कारण यहां पर दो प्रकार के प्रभाव जनरेट होते हैं। अगर हम पहले पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव की बात करेंगे तो देखेंगे कि ये एनर्जी जैसे जैसे ट्रांसमिट होते हुए और हमारे इस पूरे पृथ्वी से होकर गुजरती है, तो पूरे पृथ्वी के इस स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर को स्कैन करते हुए गुजरती है, और इसके कारण हमें एक बहुत बड़ा
एक साधन या एक बहुत बड़ा एक स्कैनर का काम ये करती है, जिसके कारण हम अर्थ के इंटीरियर के कैरेक्टर को, फिजिकल कैरेक्टर को, इसके विशेषकर फिजिकल के साथ साथ केमिस्ट्री जो इसकी बनी हुई है, उसकी केमिस्ट्री को भी हम सब कुछ स्कैन कर पाते हैं, जान पाते हैं। ये इसका एक बेसिक, जो हम कैरेक्टर की बात करेंगे, सबसे प्रमुख इसकी विशेषता हो गई। लेकिन यहाँ जितनी भी ये एनर्जी वेव्स हैं, ये एनर्जी वेव्स जब ट्रेवल करती हैं तो इन ट्रेवलिंग सिस्टम में कुछ एनर्जी वेव्स हमारे उस हाइपोसेंटर या फोकस से सीधे ट्रेवल करती हैं, जो कंसेंट्रिक फॉर्म में होती है, और संकेंद्रित वलय के रूप में ये पूरे पृथ्वी से होकर गुजरती हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल ही रही हैं, जिसके कारण पूरा स्कैन हो जा रही है, पृथ्वी की इंटरनल जो भी कैरेक्टर है वो स्कैन होकर आ जा रही है। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी वेव्स पहुंचती है एपिसेंटर पर, तो एपिसेंटर पर पहुंचने के साथ ही साथ वो फिर एपिसेंटर एक सोर्स बन जाता है, दूसरे डिफरेंट जो कैरेक्टर वाले जो एनर्जी वेव्स बनते हैं उनका सोर्स बन जाता है। यानी वहां पर जैसे ही ये एनर्जी वेव्स एपिसेंटर पे पहुंची, तो एपिसेंटर फिर से एनर्जी को वहां से ट्रांसमिट करने का एक सेंटर बन जाता है, और डिफरेंट कैरेक्टर वाली एनर्जी वहां पर फिर से ट्रांसमिट होने लगती है, और वो केवल सरफेस पर मूव करती है। और जब सरफेस पर मूव करती है तो सरफेस पर सेंटर से, यानी एपिसेंटर से लेकर और सरफेस पर जैसे जैसे वो ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ती है, तो वो भी एक प्रकार का इम्पैक्ट पैदा करती है। लेकिन वो जो प्रभाव पैदा करती है वो केवल और केवल निगेटिव इम्पैक्ट पैदा करती है, तबाही लाती है। तो भूकंप का जो हम एक इमेजिनेशन करते हैं, भूकंप के नाम सुनते ही वो एक जो विनाशात्मक या एक जो डिस्ट्रक्टिव इमेज क्रिएट होता है, ये जो एपिसेंटर से ट्रेवल करने वाली एनर्जी है, ये उसके कारण क्रिएट होता है। लेकिन भूकंप का एक पूरा पृथ्वी को स्कैन करके और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में, जो फिजिकल कैरेक्टर है उसके विषय में जो सूचना हमें मिलती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये सब कुछ उस फोकस से रिलीज होने वाली, यानी वहां जनरेट होने वाली और फिर वहां से रिलीज होने वाली, वहां से ट्रांसमिट होने वाली, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जो एनर्जी ट्रेवल करती है, उस ट्रेवलिंग जो उसका कैरेक्टर है उसका नतीजा होती है। तो ये दो प्रकार की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इनमें जो सरफेस पे ट्रेवल करने वाली एनर्जी है, जिसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट एपिसेंटर होता है, उसका जो सबसे भयावह अगर हम तस्वीर देखें तो यहाँ पर खुद ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर विशेषता इसकी जाना जाए, तो भूकंप हमारे पर ईयर लगभग 1,50,000 अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन इन 1,50,000 अर्थक्वेक्स में से कुछ इतने हाई मैग्नीट्यूड वाले एनर्जी को रेडिएट करते हैं, जिसके कारण इनका एक जो डिस्ट्रक्शनल एक इमेज बनता है, डिस्ट्रक्शनल इनका एक रूप बन जाता है, और ये जो हैजर्डस रूप बन जाता है, तबाही वाला रूप बन जाता है। उसके कारण कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कुछ प्रभाव तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खुद इसने डैमेज कर दिया अपने ही एनर्जी वेव्स के कारण, लेकिन कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो ये एनर्जी वेव्स सरफेस पर कुछ दूसरे सेकेंडरी ऐसे फिनोमेना को, इंसिडेंट को क्रिएट करते हैं, उनको एक्सीलरेट करते हैं, उनको ओरिजिनेट करते हैं। यानी कुछ नई फिनोमेनाएं जन्म लेती हैं, जिसमें लैंड स्लाइडिंग हुआ, इस तरह की घटनाएं हुई है तो स्थल पर हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही एक बहुत बड़ी फिनोमेना है जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। तो सुनामी से संबंधित जो घटना है, ये समुद्रों में, समुद्री लहरों में इतनी बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं, उनका एम्पलीट्यूड इतना हाई होता है कि ये भी एक तबाही का कारण बन जाती हैं। ये एक सेकेंडरी इम्पैक्ट हुआ। तो इस तरह से इनके प्राइमरी और इस तरह से इनके सेकेंडरी इम्पैक्ट होते हैं, और इन प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पैक्ट को दोनों को मिला लिया जाए तो ये जो 1,50,000 जो पर ईयर अर्थक्वेक्स आते हैं पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर, उनमें से जो हैजर्डस कैटेगरी के होते हैं, उनके कारण लगभग 10,000 लोगों की प्रतिवर्ष केवल इससे संबंधित घटनाओं के कारण जान जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से एक देखा जाए तो आम जनजीवन को प्रभावित करने वाला भी एक विनाशक रूप में, एक हैजर्डस इसका एक फॉर्म बन जाता है, एक रूप बन जाता है, स्वरूप बन जाता है। तो ये दोनों
इसकी विशेषताओं के अंतर्गत ये शामिल हैं, जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा एक निगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है।